इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2018 में पूछे गए फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र, इसके अलावा 2019 और 2020 में पूछे गए फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोजित करना। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोल्ड किंज। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की और बच्चों की। देखिए, विद्यालय प्रबंधन की अगर बात की जाए तो अगर जो प्रधानाचार्य है अगर कोई नियम कानून लागू कर देते हैं लेकिन शिक्षक और बच्चे उसका पालन नहीं करते हैं तो प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं तीनों का रोल है। इस वजह से तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, गांव के समीप खुले मैदान में विद्यालय भवन के लिए स्थान का चयन करना चाहिए। चौथे का ऑप्शन नंबर डी, गांव के समीप खुले मैदान में हो, सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, ह्यूमन यानी कि मानव की बात की जा रही है, मानव प्रबंधन। अब देखिए, विद्यालय, पुस्तकालय और फर्नीचर जो दिया गया है ये मानव की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। पांचवे का ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक, बच्चे और समुदाय मानव प्रबंधन के घटक माने जाते हैं। पांचवे का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न पूछा गया था, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन इसका सही उत्तर होगा। देखिए, जो हाईलाइट किया गया है उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो गलत हाईलाइट है। छठवें का ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन इसका सही उत्तर होगा। लचीलापन का मतलब ये होता है कि अगर हम टाइम टेबल यानी समय सारणी में कुछ बदलाव करना चाहें तो उसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है टाइम टेबल का। तो छठवें का ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि छात्रों में अध्ययन यानी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो सातवें का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे आठवें प्रश्न की, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया भंडार पंजिका, दूसरा दिया गया संचयी पंजिका और तीसरा दिया गया है दान पंजिका और चौथा दिया गया कार्यवाही पंजिका। ऑप्शन नंबर 3 दान पंजिका जो होता है वह बुक बैंक से संबंधित नहीं होता है। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है वो बुक बैंक से संबंधित है। तो आठवें का ऑप्शन नंबर 3 दान पंजिका इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया था। नौवां प्रश्न पूछा गया था, व्यायाम की आवश्यकता होती है। दूसरे और तीसरे विकल्प में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरा विकल्प दिया गया बालक के शारीरिक विकास हेतु। व्यायाम से शारीरिक विकास होता है तो हड़बड़ी में बच्चे इसी को टिक कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। देखिए, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, ये सही उत्तर होगा। क्योंकि देखिए, आपने कथन पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। मतलब कहीं ना कहीं व्यायाम से आपका मानसिक विकास भी हो रहा है और शारीरिक विकास तो हो ही रहा है। इस वजह से सर्वांगीण विकास जो होता है उसमें सब कुछ समाहित होता है। इस वजह से नौवें का ऑप्शन नंबर 3 बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो पहला ऑप्शन दिया गया उसे डांट लगानी चाहिए, जो कि ऑप्शन गलत है। आप बच्चे को डांटना या फिर मारना इस प्रकार से कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़े। दूसरा ऑप्शन दिया गया शाला से निकाल देना चाहिए, नहीं, कोई भी बच्चा अगर गलती करता है तो आप उसको डायरेक्टली स्कूल से नहीं निकाल देंगे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, ये ऑप्शन सही है। जब वो लाभ समझ जाएगा कि स्वच्छ रहने से क्या कुछ लाभ है तो वह खुद ही स्वच्छता के साथ विद्यालय आना प्रारंभ कर देगा। तो 10वें का ऑप्शन नंबर 3 उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे 11वें प्रश्न की, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। तो इन सब का उल्लेख लॉग बुक में किया जाता है। 11वें का ऑप्शन नंबर 2 लॉग बुक में सही उत्तर होगा। बात करेंगे 12वें प्रश्न की, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1971 में जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन 1971 में किया गया था। 12वें का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो हाईलाइट किया गया है उसको देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में विद्यालय निरीक्षण समिति का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजों के शासनकाल में। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। 13वें का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। बौद्धिक मतलब कि बुद्धि से संबंधित जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? ये पुस्तकालय में किए जाते हैं। तो 14वें का ऑप्शन नंबर 3 पुस्तकालय सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छात्र की प्रगति का अभिलेख पत्र में संचयी अभिलेख में छात्र की प्रगति का लेखा रखा जाता है। 15वें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था, शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? तो शाला कैलेंडर को ही स्कूल कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्यालय विशेष के द्वारा तैयार किया जाता है। इस कैलेंडर में विद्यालय द्वारा की जाने वाली पूरे वर्ष की विभिन्न क्रियाओं की योजना होती है, जैसे कि सत्र कब प्रारंभ होगा, सत्र की समाप्ति कब होगी, उसके साथ छुट्टियों की सूची, परीक्षा की तिथियां आदि विवरण इसमें शामिल किए जाते हैं। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, समय सारणी के किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। प्रश्न में सिर्फ सिद्धांत का नाम पूछा गया है। आप कोई भी 2 सिद्धांत लिख सकते हैं। पहला विभिन्नता का सिद्धांत और दूसरा विभागीय नियमों के पालन का सिद्धांत। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। ये वाचनालय 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वाचन प्लस आलय, मतलब कि जहाँ पर वाचन दिया जाता है, भाषण दिया जाता है, उसके बारे में आपसे 2 विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो आप कोई भी 2 विशेषता लिख सकते हैं, जैसे कि शांत वातावरण होना चाहिए और दूसरा स्वाध्ययन यानी कि खुद अध्ययन के लिए उत्तम स्थान होना चाहिए। बात करेंगे 19वें प्रश्न की, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप उन क्रियाकलापों को कहा जाता है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षा के लिए नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वह शिक्षा से जुड़े हुए ही होते हैं। तो इनका प्रमुख उद्देश्य आप लिख सकते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, सहयोग की भावना बालकों में विकसित करने के लिए, तीसरा आप लिख सकते हैं अवकाश का सदुपयोग करने के लिए, और चौथा स्व अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के उद्देश्य के रूप में देखा जाता है। बात करेंगे 20वें प्रश्न की, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। तो प्रबंधन के प्रमुख घटक जो होते हैं, नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण, ये प्रमुख घटक हैं प्रबंधन के। एक बार फिर से सुनिए, नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन एवं नियंत्रण। बात करेंगे 21वें प्रश्न की, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण अधिगम कार्य की सुव्यवस्था और शिक्षकों की कार्यकुशलता और उनकी दक्षता वृद्धि करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है। इसमें शिक्षक के वर्ष भर के कार्यों का विवरण होता है। एक तरीके से जो अध्यापक या फिर शिक्षक डायरी होता है उसको शिक्षक के दर्पण के रूप में जाना जाता है। 22वां प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी 2 पुस्तक का नाम लिख सकते हैं। पहला भाषा कलरव और दूसरा बाल गणित। 23वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। तो इसके 2 लाभ आप लिख सकते हैं। पहला, शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से बालकों को सिखाना व समझाना आसान होता है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि वर्कशीट एवं गतिविधियों के माध्यम से आधुनिक निर्माण के विषय में बालकों को शिक्षित करने में सहायता प्राप्त होती है। 24वां प्रश्न पूछा गया था, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट बोला जाता है की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इसकी स्थापना का प्रमुख जो उद्देश्य था वह औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को सबलता प्रदान करना, प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण एवं सार्वजनिकरण हेतु आवश्यक अकादमिक यानी एकेडमिक एवं संदर्भ सुविधाएं प्रदान करना था। बात करेंगे 25वें प्रश्न की, डाइट के किन्हीं 2 विभागों के नाम लिखिए। तो डाइट के 2 विभाग आप कोई भी लिख सकते हैं। पहला सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग और दूसरा जिला संसाधन इकाई विभाग। बात करेंगे 26वें प्रश्न की, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो सफल नेतृत्वकर्ता के 2 गुण दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प आप लिख सकते हैं। 27वां प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा आपको कटा हुआ दिख रहा होगा, पूरा प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय में वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है और बालकों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी उनको दे करके उनको पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 28वां प्रश्न पूछा गया था, यह भी प्रश्न थोड़ा सा कटा हुआ है। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित किए जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख करिए।
तो दो क्रियाएं आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहला नैतिक कहानियों को सुनाना और दूसरा समाचार पत्रों का पठन। इसके अलावा जो सुविचार होते हैं उसको भी बच्चों से बुलवाया जा सकता है और महान जो पहले के व्यक्तित्व रहे हैं उनकी जीवनी पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित किए जा सकते हैं। 29वां प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो दो शिक्षण उपकरण में आप लिख सकते हैं, पहला श्यामपट्ट और दूसरा लिख सकते हैं मानचित्र। 30वां प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। तो आप इसके महत्व को लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला के द्वारा बच्चों में तथ्यों और सामान्य निष्कर्षों के आधार पर शिक्षण ग्रहण करने में मदद मिलती है। दोस्तों अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय संगठन के उद्देश्यों को लिखिए। तो विद्यालय संगठन के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जैसे कि अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना, दूसरा शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना, तीसरा प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना, चौथा मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित प्रयोग करना, पांचवां निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना, छठवां स्कूल संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन एवं संयोजन करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और इसके अंदर आप एक एक दो लाइन लिख सकते हैं। 32वां प्रश्न पूछा गया था, संचयी अभिलेख की क्या उपयोगिता है। संचयी अभिलेख से जवाबदेही तय होती है कि मतलब पहले के जो भी रिकॉर्ड रहे हैं बच्चे के, उसके आधार पर हम लोग जवाबदेही तय कर सकते हैं स्कूल प्रशासन की। दूसरा होता है निर्णय लेने में, विद्यालय अभिलेख प्रशासकों को निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा रोजगार में भी सब कुछ छात्रों का एक तरीके से डेटा कलेक्ट रहता है। इसके अलावा निर्देशन परामर्श में बच्चे को लगातार मॉनिटर करके उनका अभिलेख तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर बच्चा किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है और किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके हिसाब से बच्चे को निर्देशन और परामर्श दिया जा सकता है। इसके अलावा सूचना बैंक के रूप में भी इसको जाना जाता है संचयी अभिलेख को। और माता पिता हेतु सूचना, मतलब कि अध्यापक संचयी अभिलेख के आधार पर ही बच्चे की परफॉर्मेंस को माता पिता के साथ शेयर करते हैं टीचर पेरेंट मीटिंग में। इसके अलावा प्लानिंग में, योजना बनाने में भी ये मददगार होता है। इसके अलावा इसकी जो उपयोगिता है वह छात्र की शैक्षिक उपलब्धि और उसके व्यवहार को बताने में भी ये बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा पर्यवेक्षक और निरीक्षण में भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग आप लिख सकते हैं। 33वां प्रश्न पूछा गया था, निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या अंतर है। निरीक्षण होता है वह मात्र आंखों से देखने तक ही सीमित होता है, मतलब कि सिर्फ निरीक्षण इसमें किया जाता है, जबकि जो पर्यवेक्षण होता है वो अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित होता है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें निरीक्षकों की जो दृष्टि होती है वो मात्र शिक्षकों तक ही सीमित होती है, मतलब कि वो शिक्षक को देखते हैं किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस है या फिर इस प्रकार से इसमें मॉनिटर किया जाता है। जबकि पर्यवेक्षण जो होता है उसमें उद्देश्यों, जो शिक्षा का उद्देश्य है, इसके अलावा शिक्षकों के पढ़ाने की विधियों, छात्रों एवं समाज के वातावरण आदि को भी दृष्टि में रखा जाता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, निरीक्षण जो होता है इसका क्षेत्र सीमित होता है और जो पर्यवेक्षण होता है उसका क्षेत्र जो होता है वह व्यापक होता है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स आप दोनों में अंतर लिख सकते हैं। बात करेंगे 34वें प्रश्न की, शाला स्वच्छता से क्या अभिप्राय है। विद्यालयी स्वच्छता में आप छात्रों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो शाला स्वच्छता का मतलब ये होता है कि विद्यालय को स्वच्छ रखना। अब इसके अंतर्गत छात्रों को हम लोग प्रेरित करेंगे कि विद्यालय को गंदा ना करें, कूड़े कचड़े को हमेशा डस्टबिन में ही डालें। इसके अलावा अनावश्यक चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें। इस प्रकार से आप बच्चों का मदद ले सकते हैं। 35वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। विद्यालय में जो भी नियम लागू होते हैं वह प्रधानाचार्य की सहमति से ही लागू होते हैं और अगर प्रधानाचार्य अनुशासित होंगे तो विद्यालय परिसर भी पूरी तरीके से अनुशासित होगा। इसके अलावा अगर पंक्चुअलिटी होगी प्रधानाचार्य में तो विद्यालय में शिक्षकों की और साथ ही साथ छात्रों की भी पंक्चुअलिटी उसी आधार पर तय होती है। प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व के जो जो गुण होंगे अध्यापक भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं और बच्चे भी अध्यापकों को देख करके अनुकरण करते हैं। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व होता है पूरा स्कूल भी उसी के अनुरूप ढलता जाता है।
तो इस हिसाब से ये कथन की पुष्टि होती है कि जो विद्यालय होता है वो प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। कहने का मतलब कि उनके व्यक्तित्व का आईना होता है। जिस प्रकार से प्रधानाचार्य होंगे उसी प्रकार से अध्यापक भी उनका अनुकरण करेंगे और बच्चे भी अध्यापकों का अनुकरण, यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य का अनुकरण करते हैं। बात करेंगे 36वें प्रश्न की, शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक गतिविधियों से अभिप्राय उन गतिविधियों से होता है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षण से जुड़े तो नहीं होते हैं लेकिन शिक्षण कार्य में अपनी सहभागिता देते हैं, जैसे कि वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, कवि दरबार, निबंध लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, लोकगीत, ये सभी शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। 37वां प्रश्न पूछा गया था, समय तालिका की विद्यालय में क्या उपयोगिता है, इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो समय तालिका के उपयोगिता की अगर बात की जाए यानी टाइम टेबल के बारे में, तो अधिकारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। समय सारणी द्वारा विद्यालय कार्य सुचारू रूप से चलता है क्योंकि सभी कार्यों के लिए पर्टिकुलर समय डिसाइड होता है, तो सभी चीज़ें अपने समय पर पूर्ण होती हैं। इसके अलावा आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, छात्रों में अध्ययन के प्रति उत्साह रहता है और सभी विषयों को समान समय यानी सभी विषयों, कमजोर विषयों पर भी अध्यापकों को प्रॉपर टाइम मिलता है बच्चों को समझाने के क्रम में। इसके अलावा समय तथा ऊर्जा की बचत होती है और कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। प्रत्येक विषय एवं क्रिया पर जो अटेंशन या फिर ध्यान दिया जा सकता है समयबद्ध तरीके से। इसके अलावा नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है ताकि बच्चे अगर सभी कुछ सुनियोजित तरीके से समयबद्ध तरीके से करना सीखेंगे तो उनके नैतिक मूल्यों का भी विकास हो रहा है। इसके अलावा विद्यालय जीवन में व्यवस्था तथा अनुशासन बनी रहती है और इसका अपने आप में मनोवैज्ञानिक महत्व भी है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो वह मनोवैज्ञानिक तरीके से इन सभी चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। साथ ही आपसे पूछा गया था कि समय तालिका यानी कि समय सारणी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि पढ़ने, खेलने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उचित समय विभाजन होना चाहिए। आज जितना महत्व पढ़ने का है उतना ही महत्व खेलने का भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी उतना ही जोर देने का है, तो तीनों के लिए अलग अलग समय निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों के कार्य के घंटे एवं विश्राम के घंटे लगातार नहीं होने चाहिए। 38वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले किन्हीं 4 पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए उसके महत्व का उल्लेख करिए। 4 पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में आप खेलकूद, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण और बागवानी जैसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं कि दैनिक प्रार्थना सभा, प्रार्थना के बाद से तुरंत बच्चों को किसी महापुरुष के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रतिदिन मुख्य सूचनाओं को छात्रों को दिया जा सकता है। छात्रों द्वारा प्रतिदिन समाचार पठन किया जा सकता है और छात्रों को एक नवीन विचार प्रतिदिन शिक्षकों के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा खेलकूद सहगामी क्रियाओं में बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के गेम, आउटडोर इंडोर गेम से उनको परिचित कराना चाहिए और उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनका शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सर्वांगीण विकास हो सके। शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में चीज़ों को देखने और उनको एनालाइज करने और साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से देख करके, मूर्त अवस्था में देख करके उनका जो ज्ञान प्राप्त होगा वह पूरी तरीके से स्थायी होता है। तो ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। और इसके महत्व की बात की गई थी तो महत्व में आप यही लिख सकते हैं कि इससे बच्चे बोर नहीं होते हैं। और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि बच्चों में इंटरेस्ट यानी कि उत्सुकता होने की वजह से उनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ बना रहता है। बच्चों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। छात्र वास्तविक जीवन के लिए तैयार किए जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महत्व आप लिख सकते हैं। 39वां प्रश्न पूछा गया था, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे SCRT के नाम से जाना जाता है के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो SCRT के बहुत सारे कार्य हैं जिसमें कुछ प्रमुख कार्य आप लिख सकते हैं। शोध और सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। दूसरा, शिक्षक, प्रशिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों का क्षमता वृद्धि करना। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए PNP के साथ मिल करके उसकी कार्य योजना तैयार करना। इसके अलावा निजी संस्थानों को BTC NTT प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त करना। इसके अलावा प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों,
शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास करना, ये कुछ प्रमुख कार्य होते हैं SCERT के। 40वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। RTE एक्ट 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन किए जाने की बात के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी, जिसका कार्य 2 वर्ष का निर्धारित किया गया और 15 सदस्यीय इस समिति में 11 अभिभावकों को सदस्य बनाने की बात कही गई थी। वहीं प्रधानाचार्य को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही बात करें अगर इनके प्रमुख कार्यों के बारे में, तो विद्यालय के आसपास की बस्ती से 6 से 14 वर्ष के सभी बालक विद्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन हो, ये सुनिश्चित किया जाता है इस समिति के माध्यम से। दूसरा, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षण अवधि में नियमित उपस्थिति को देखना और उनको मॉनिटर करना कि क्यों बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, इन सब की समस्याएं क्या हैं। विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्ययोजना बना करके क्रियान्वयन करना। इसके अलावा बच्चों में प्रगति कारक शैक्षिक गुणवत्ता पर चर्चा करना और कोई भी शासकीय शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, इसकी मॉनिटरिंग करना। बच्चों में प्रगति कारक शैक्षिक गुणवत्ता पर चर्चा करना, शिक्षक माता पिता संरक्षक के साथ नियमित बैठकें करना, ये सब कुछ प्रमुख कार्य होता है विद्यालय प्रबंधन समिति का। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2018 के अलावा वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।